अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है सेवन्थ क्लास साइंस यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हमने पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी एंड आयंस। हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ वैलेंसी। ठीक है, हमें पता हो वैलेंसी है क्या। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे? कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम इज़ कॉल्ड वैलेंसी। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? यानी कि एबिलिटी ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो सलाहियत कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सके, मिल सके, इसको हम कहते हैं वैलेंसी। अब यहाँ पे हमें वैलेंसी तो पता चल गई कि कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये अराइज होता है कि एटम्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करें। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, यानी एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटम्स कंबाइन विद अदर एटम टू गेट स्टेबिलिटी। असल में एटम्स जो हैं वो जब स्टेबल नहीं होते तो स्टेबिलिटी के लिए वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते रहते हैं ताकि वो खुद को स्टेबल कर सकें, स्टेबिलिटी में आ जाएं। जब स्टेबल हो जाते हैं तो फिर एटम्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते। इसकी अगर मैं आप लोगों को सिंपल से एग्जांपल दूं तो अब देखें कि जो स्टेबिलिटी है ना, ये यूनिवर्सल है। दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना वो जाती है। अगर हम खुद की एग्जांपल लें, जैसे अगर कोई भी एक पर्सन है तो उसकी वो भी अपनी लाइफ में जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। जिस तरह के अब कोई भी पर्सन है वो जॉब करता है, तो किस लिए जॉब करता है कि उसके लिए जो है वो अच्छा खाए पिए, और उसका अगर घर अपना नहीं है तो वो अपना एक ना एक दिन अपना घर ले, उसके पास गाड़ी हो। तो जब इंसान ये चीज़ें हासिल कर लेता है तो ये उसकी स्टेबिलिटी है। फिर मतलब कि उसने कुछ ना कुछ हासिल किया है। तो हम लोग भी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लाइक स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो है वो कहा जाता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन क्यों मतलब हासिल कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकें, खुद को जो है वो सेट कर सकें। इस तरह से स्टेबिलिटी जो है वो कह लें कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो एटम्स जो हैं वो भी स्टेबिलिटी के लिए जो है वो रिएक्ट करते हैं जब वो स्टेबल नहीं होते। अब मज़ीद आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस तरह स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं और क्यों नहीं ये स्टेबल होते। अब हम एटम के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव करते रहते हैं। तो हमने ये भी कहा था कि जिस पाथवे में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उस पाथवे को हम कहते हैं शेल या ऑर्बिट। अब वैलेंसी को समझने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको शेल्स के बारे में भी पता हो। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथवे में मूव करते रहते हैं वो कोई एक पाथवे नहीं होता, बल्कि बहुत सारे शेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 4 है। और जो शेल नंबर 1 है उसको हम के शेल कहेंगे, शेल नंबर 2 को एल शेल, फिर एम शेल है और एन शेल है। ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथवे में मूव करते हैं वो शेल्स होते हैं, और 4 शेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तब एटम स्टेबल होगा, वो हम देखते हैं। अब जैसे इसका फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल को हमने कहा था कि ये हमारे पास है के शेल। तो के शेल में जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट होने चाहिए, यानी ये इतने ही ऑक्यूपाई मतलब करते हैं। कैपेसिटी इतनी है कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते। फिर सेकंड शेल हमारे पास आ जाता है, और वो है हमारे पास एल शेल। ठीक है, सेकंड शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा। और इसी तरह जो है थर्ड शेल है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन चूंकि अभी आपकी 7th क्लास है तो अभी हम फर्स्ट और सेकंड शेल की बात करेंगे और वैलेंसी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे
अब दो चीज़ें आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लें कि कोई भी एटम है उसका जो फर्स्ट शेल है, के शेल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई एटम है, हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब यहाँ देखें, मेरे पास है एक हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का जो होता है वो एक ही प्रोटॉन होता है। और हमने कहा था कि जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम में, दैट मीन्स कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक होगा और एक शेल में मूव करता रहेगा। अब पीछे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट शेल है उसकी इतनी मतलब कैपेसिटी है कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मस्ट आने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके जो फर्स्ट शेल में जो है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है वो स्टेबल नहीं है। अब ये क्या करेगा, अब ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए मतलब करता रहेगा कि किसी के साथ रिएक्ट होके मिल के तो ये स्टेबल हो जाए। तो हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। ये या तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है या किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है और अपने जो है वो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है और इस तरह वो स्टेबिलिटी में आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ जाकर कंबाइन होता है और मॉलिक्यूल बनता है और स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह होता है कि कोई भी एटम के साथ जो है, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है। अब दोनों जो है वो इनकम्प्लीट है, दोनों का जो आउटर शेल है, आउटर शेल जो आखिरी शेल होता है, यानी इनका तो आखिरी शेल के ही होगा क्योंकि इनमें है ही एक इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल होगा। तो अब ये इस तरह मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल जी बस जाके कंबाइन हो गए, नहीं, बल्कि दोनों एटम्स को, अब दो हाइड्रोजन है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उनका आउटर शेल जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और वो स्टेबिलिटी में आ जाएं। अब दोनों को चाहिए तो दोनों क्या करेंगे, दोनों जो है वो शेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों के प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने शेयर कर लिए हैं और शेयर करके अपने अपने जो है वो जो भी डेफिशिएंसी थी, जो कमी थी, वो पूरी कर ली है। आउटर शेल में आप दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए हैं। यानी सिंपल एग्जांपल दें कि जैसे आप क्लास में होते हैं तो क्लास में अगर आपकी फ्रेंड है या कोई भी क्लास फेलो है, उसके पास कोई बॉल पेन या पेन नहीं है या बुक नहीं है किसी के पास, तो आप क्या करते हैं, आप उसके साथ शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों मिल के, ठीक है, वो देख लेते हैं, बुक से मतलब पढ़ लेते हैं, या पेन शेयर करते हैं कि पेन, यानी आपके पास एक पेन है और आप दोनों ने लिखना है तो पहले आप लिख लोगी, फिर आप कहोगी कि चलो अब तुम लिख लेना, फिर इस तरह करके। तो शेयरिंग, इसी तरह एटम्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और शेयरिंग करके तो दोनों जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। अब ये इस तरह से मतलब मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाएंगे, H2 बन जाएगा ये, और इस तरह ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी एटम होगा उसका जो आखिरी शेल होगा ना, उसका आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं और दूसरा नाम है उसका वैलेंस शेल। तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें वैलेंसी की समझ आ गई कि एटम ने कंबाइन करना है दूसरे एटम के साथ ताकि अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सके, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पे हम कुछ एटम्स की देखेंगे कि वैलेंसी क्या है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह हम फ्लोरीन को देखें तो देखें इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं और फर्स्ट जो इसका शेल है के शेल, उसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल है इसका एल शेल है, इसमें इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने कहा था कि जो सेकंड शेल है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट होने चाहिए। इसका मतलब है कि फ्लोरीन को यहाँ पे डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इसका भी जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो फ्लोरीन को डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। इसी तरह अब हम देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है, यानी इसका जो फर्स्ट शेल है के शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में कितने हैं देखें जी, आप काउंट कर लें, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने कहा था कि सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए एल शेल में, ठीक है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हैं तो इसकी वैलेंसी 2 है।
अब कार्बन एटम जो है इसका फर्स्ट शेल जो है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसका फील्ड है। अब जो सेकंड शेल है एल शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है इसकी वैलेंसी 4 है, इसमें डेफिशिएंसी 4 की है, इसको मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो वैलेंसी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है और वो है जी हमारे पास आयन। और आयन क्या है, आयन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब आयन को डिफाइन कर लेते हैं। आयन क्या है? एन एटम दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग लॉस्ट और गेन्ड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 डेफिनेशंस वैसे आयंस की बनती हैं, लेकिन सबसे पहले हम पहली वाली डेफिनेशन को समझ लेते हैं। और अच्छा, अब वैलेंसी में हमने देखा था कि क्या हो रहा है, एटम्स क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन आयंस में जो होता है ना वो शेयरिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या करता है कि एटम जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या किसी से लेता है तो वो आयन बन जाता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी एटम जो है वो अपना, उसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो दे देगा, या उसके पास डेफिशिएंसी है वो पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी, ये आपने याद रखना है, वो अलग है शेयरिंग वाला कंसेप्ट। तो जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? वो आयन बन जाएगा। अब क्या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं, यानी उनके ऊपर आयन कोई भी, अब अगर आपके पास होगा ना, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आयन जो होता है वो आप कह लें चार्ज एटम्स होते हैं। अब हमने देखना ये है कि जो एटम है मतलब वो आयन बन जाता है अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। तो हमने देखना है कि आयन जो है वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना 2 टाइप्स ऑफ आयंस हैं, एक है हमारे पास कैटाइन और एक है एनाइन। अब आयन जो होगा अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? कैटाइन। और ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा? एनाइन। अब कब पॉजिटिव चार्ज होगा और कब नेगेटिव होगा? अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि एनाइन क्या होगा? इज़ एन आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट बिकॉज ऑफ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी एनाइन क्या होगा कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी इसके पास नेगेटिव चार्जेस जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम कहेंगे एनाइन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एनाइन की। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन लिखा हुआ है -2। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा हो गए हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है? एक एनाइन है, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह अगर हम कैटाइन को देखें तो कैटाइन क्या होगा? एक ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे रहा है, लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्जेस उसके पास ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ हैविंग प्रोटॉन्स। प्रोटॉन तो नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कैटाइन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैटाइन की एग्जांपल देख लेते हैं। अब सोडियम है तो सोडियम देखें लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब है सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इसके ऊपर सोडियम पॉजिटिव +1 को शो नहीं किया जाता, इसलिए सोडियम पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर +1 एक इलेक्ट्रॉन इसने, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और प्रोटॉन्स इसके पास ज़्यादा हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे हम टेबल सॉल्ट NaCl जो है उसकी हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और क्लोरीन के पास आप देखें कि जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका कम है, तो इसने अब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो सोडियम जब लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर, क्लोरीन नेगेटिव जहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर के सारे, और ये जो एक लाइट पर्पल कलर का है ये सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। अब सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया और क्लोरीन ने चूंकि लिया है तो क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है वो कैटाइन हो गया और क्लोरीन जो है उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एनाइन। तो यहाँ पे आपका जो है वो टॉपिक आयंस वाला कंप्लीट हो गया।
तो स्टूडेंट्स, आपने वैलेंसी वाला और आइंस वाला जो है वो दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। आपने दोनों बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, कंसेप्ट्स अपने क्लियर करें। और आइंस वाला जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाइन एंड एनाइंस, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है और याद करना है।